Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम मियोसिस 1 की जो रिमेनिंग फेजेस हैं प्रोफेज के अलावा, क्योंकि प्रोफेज को हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो बाकी जो हमारे पास फेजेस हैं लाइक मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस, फिर इसके बाद इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 और मियोसिस 2 से रिलेटेड, फिर फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इंटरकाइनेसिस, मियोसिस 2 एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यू से। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें पूछा गया है, इन विच फेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस की किस फेज में मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज प्लेट क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल्स के इक्वेटर के साथ अरेंज होते हैं। हम कहते हैं अलोंग द इक्वेटर ऑफ द इक्वेटर ऑफ द सेल। मियोसिस जो है इसमें क्रोमोसोम के जो होमोलोगस पेयर्स हैं वो सेंटर में आकर अरेंज्ड होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अब हमने देखना है कि ये किस फेज में बन रही है, जैसे कि नेम से भी इंडिकेट हो रहा है मेटाफेज, यानी ये मेटाफेज में बनेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर नहीं है, बी हमारा आंसर हो सकता है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है? मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं, या हम कहते हैं होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दे अरेंज्ड along the equator of the cell and form a plate known as मेटाफेज प्लेट। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अब सेकेंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम टी.एच. मॉर्गन के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये जो है साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, फ्लाई का नेम है यानी मक्खी का। अब इसमें उसने कहा है कि थॉमस हंट मॉर्गन जो है इसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ऑब्जर्व किया क्रॉसिंग ओवर को किस ईयर में। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें है 1905, 1907, 1909 एंड 1911। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारे पास 1911 में। ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है। इसके बारे में पेज नंबर 97 पे भी एक्सप्लेन किया गया है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने कब क्रॉसिंग ओवर को जो है वो ऑब्जर्व किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। ये साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है।
अब थर्ड हमारे पास जो MCQ है इसमें हम देखते हैं, आफ्टर मियोसिस 1 both haploid cells enter a period of rest known as, यानी वो एक रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंटरकाइनेसिस, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इंटरफेज 2। ऑप्शन सी है हमारे पास मेटाफेज। तो जो मेटाफेज है ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये एक रेस्टिंग फेज नहीं है या एक रेस्टिंग पीरियड नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2। तो ये दोनों एक ही पीरियड के नेम्स हैं। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। अब ये जो हमारे पास इंटरकाइनेसिस है या इंटरफेज 2 है, इसमें कोई सिंथेसिस वगैरह नहीं होती। लाइक क्रोमोसोम जो है हम कहते हैं उनको फर्दर जो है डुप्लीकेट नहीं किया जाता या उनकी कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें जब सेल जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए स्टे करता है और इसके बाद मियोसिस 2 के थ्रू अगेन सेल जो हैं वो डिवाइड करते हैं और टोटल जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 4। इसमें हमारे पास है अगस्ट विज़मैन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन, यानी अगस्ट विज़मैन ने किस ईयर में मियोसिस की सिग्निफिकेंस जो है इसको एक्सप्लेन किया था। तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस जो हैं वो है 1890, 1891, 1892 एंड 1893। तो जो हमारा आंसर है वो है 1890 में, ऑप्शन ए। मियोसिस की सिग्निफिकेंस वाला जो टॉपिक है उसके फर्स्ट पैसेज में इसके बारे में लिखा हुआ है, मेंशन है वहाँ पर। अब हम देखते हैं MCQ नंबर 5 को। इसमें पूछा गया है मियोसिस डू नॉट अकर इन, यानी मियोसिस जो है वो किन में नहीं होती। हमारे पास ऑप्शंस है एनिमल्स, प्लांट्स, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो मियोसिस जो है वो एनिमल्स में तो होती है, हम कहते हैं एनिमल्स में मियोसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल हम बात करें जो गैमीट्स हैं, जिनमें हम फर्दर कहते हैं कि स्पर्म और एग्स हैं, ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं किन में, एनिमल सेल्स में। तो ए जो है वो हमारा आंसर नहीं है। हमने बताना है कि किन में नहीं होती। अब बी जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें है प्लांट्स, तो प्लांट्स में भी मियोसिस होती है, ठीक है। प्लांट्स में 2 जनरेशन्स है, एक है हमारे पास गेमीटोफाइट जनरेशन और दूसरी है स्पोरोफाइट जनरेशन। तो प्लांट्स में जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें मियोसिस होती है। अब बी भी हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन है यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इनमें मियोसिस होती है। फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस लाइक डिवीजन होती है उनमें, और उसको हमने क्या नाम दिया था, बाइनरी फिशन।
तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी प्रोकैरियोट्स में मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6। इसमें है द एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेज 1 ऑफ मियोसिस। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हम बात करते हैं कि एनाफेज में वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स को एक पुलिंग फोर्स के थ्रू खींचते हैं और सेंट्रोसोम्स की तरफ मूव करवाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी सेपरेशन जो है वो प्रॉपर ना हो, यानी एबनॉर्मल हो, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन डिसजंक्शन, ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बी, जिसमें है नॉन डिसजंक्शन। थर्ड है हमारे पास सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस जो है इसमें तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो प्रोफेज 1 में लाइन अप होते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज क्रॉसिंग ओवर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो डिसजंक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन बी, नॉन डिसजंक्शन। नाम से ही इंडिकेट है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यानी हो सकता है कि एक तरफ पर जो क्रोमोसोम्स है वो ज़्यादा चले जाएं और दूसरी तरफ कम। तो हमारा आंसर क्या है? बी, नॉन डिसजंक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, MCQ नंबर 7 है हमारे पास। इसमें हम कहते हैं द एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। एबनॉर्मल नंबर कब होगा? जब हमने बात की कि नॉन डिसजंक्शन होगी। अब ह्यूमंस में जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? 46। अब या तो ये 46 से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। मोस्टली जो है वो एक क्रोमोसोम की एडिशन होती है या उसकी हम कहते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा हो जाता है या वो कम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन ए में है हमारे पास 45 और 43। तो इस केस में तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम ही हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसमें है 47 और 45। तो अगर आप देखें तो 46 में एक प्लस करें तो 47 हो जाता है और अगर एक माइनस करें तो क्या हो जाता है? 45। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सी में जस्ट 46 है, तो 46 जो है अभी हमने बताया ये तो नॉर्मल है, तो ये एबनॉर्मल नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली हमारे पास 23 होमोलोगस पेयर्स का लफ्ज़ है स्टूडेंट यहाँ पर। तो 23 प्लस 23, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 46। तो ये भी क्या है? नॉर्मल है। तो हमारा अब आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर या ऑप्शन बी, जिसमें हम कहते हैं 47 क्रोमोसोम नंबर हो जाता है या 45 ज़्यादा हो जाता है या कम।
अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स MCQ नंबर 8। इसमें गेमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गेमीट्स थ्रू, यानी प्लांट्स में जो गेमीटोफाइट जनरेशन है उसमें हैप्लॉइड गेमीट्स, हैप्लॉइड मीन्स जिनमें क्रोमोसोम जो है वो क्या है 1n है, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें हम देखते हैं ग्राफ्टिंग को पहले। ग्राफ्टिंग जो है इसको हम कहते हैं कि प्लांट्स का एक पार्ट कट किया और दूसरे पर लगा दिया, ठीक है। ऑफ अ प्लांट and cut the part of a plant and insert on another plant। तो इसमें तो जस्ट जो है आप एक प्लांट का पार्ट कट कर रहे हो और दूसरे पे लगा रहे हो, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, इसमें किसी किस्म की जो डिवीजन है वो नहीं हो रही, गेमीट्स की प्रोडक्शन इसमें नहीं है। फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में नहीं होती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये जो गेमीटोफाइट जनरेशन है ये किस में होती है? प्लांट्स में होती है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन सी और डी है ये यहाँ पर नहीं है। अब पीछे बचता है ए ऑप्शन और बी, यानी माइटोसिस और मियोसिस। अब इसमें से जो हमारा आंसर है वो है माइटोसिस। प्लांट्स में 2 जनरेशन्स होती हैं, एक है स्पोरोफाइट और दूसरी है गेमीटोफाइट। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड, मोस्टली हैप्लॉइड। अब इन स्पोर्स से फर्दर जो गेमीट्स बनते हैं, लाइक हम कहते हैं मेल गेमीट्स और दूसरा है हमारे पास फीमेल गेमीट्स। अब स्पोर जो है उसमें ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर क्या है? हाफ है। तो अब ये माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें फर्दर जो है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या होती है? माइटोसिस होती है। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स? माइटोसिस, ऑप्शन ए। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें है व्हाट काइंड ऑफ एरर्स कैन अकर ड्यूरिंग मियोसिस, यानी मियोसिस का जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं। हम इसमें कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, समटाइम्स द सेपरेशन ऑफ chromosomes is not normal and it is known as non-disjunction। अब क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है वो नॉर्मल नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स विच हैव आइदर मोर आर लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर है उससे क्रोमोसोम नंबर जो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। इफ़ सच एन एबनॉर्मल गेमीट फ्यूज विद द नॉर्मल गेमीट इट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि अगर इस तरह का जो गेमीट है, लाइक मेल गेमीट है, स्पर्म जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर 23 की बजाय 24 है। यहाँ हम लिखते हैं स्पर्म है हमारे पास, इसमें क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए 23, लेकिन अगर इसमें 24 है। और यहाँ पर हमारे पास एक एग है,
इसमें क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल है 23। अब जब ये फ्यूज़ करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो नेक्स्ट जो नया ऑफस्प्रिंग होगा या जाइगोट होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर स्टूडेंट्स टोटल कितना हो जाएगा 47। और ये जो 47 है ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम या ज़्यादा होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल गैमीट्स। अब एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमंस में है जी 47 क्रोमोसोम नंबर हो सकता है या 45 हो सकता है। 47 वाला केस हमने देख लिया, अब 45 देख लेते हैं, यानी एक क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक स्पर्म है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हो गया 22। यहाँ पर हमारे पास एक एग है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हम नॉर्मल ही रख लेते हैं, लेट्स सपोज। अब नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू जाइगोट बनेगा इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितना रह जाएगा 45। तो इस तरह से एबनॉर्मल स्पर्म जो है उसकी प्रोडक्शन की वजह से नेक्स्ट हमारे पास जो जाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम नंबर भी क्या होता है एबनॉर्मल, और इसकी रीज़न क्या है नॉन डिसजंक्शन। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आपने अच्छे से रिवाइज भी करना है और याद भी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।